गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपना 4th चैप्टर जो कि है हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये जो चैप्टर है ये किसी की पर्सनल डायरी से लिया गया है। उसका एक थोड़ा सा पार्ट है, उसका एक थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट है जो कि ये लिखा है एन फ्रैंक ने। जो एन फ्रैंक है जो ये लड़की है, देखो फोटो में जैसे दिखाई दे रही है, इस लड़की की आदत थी डायरी लिखने की, और उस डायरी में से ही ये एक छोटा सा उसका पार्ट लिया गया है। तो चलो रीड करते हैं अपने इस चैप्टर को। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है। बिफोर यू रीड, अब रीड करने से पहले कुछ एक हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कौन है ये एन फ्रैंक और क्या इन्होंने लिखा है। एनालाइज मैरी एन फ्रैंक 12 जून 1929, फरवरी मार्च 1945। ये जो एनालिस मैरी थी, जिनको हम एन फ्रैंक बोलते हैं, ये 12 जून 1929 को या 1929 को पैदा हुई और फरवरी या मार्च 1945 को इनकी डेथ हो गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इनकी क्या एज रही होगी, कितनी छोटी एज में इनकी डेथ हो गई। वॉज अ जर्मन बोर्न ज्यूइश गर्ल, जो जर्मनी में पैदा हुई लेकिन ज्यूइश गर्ल थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स एंड एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। ये बताती है, इन्होंने लिखा है, ये ज्यूइश गर्ल थी। इनको कब लिखना शुरू किया, ये डायरी जब लिखी जब इनकी फैमिली हाइडिंग का मतलब होता है छुप जाना, छुप रही थी। और उसके 4 फ्रेंड्स एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम कैपिटल है किसी एक कंट्री की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि एम्स्टर्डम किस कंट्री की कैपिटल है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम, क्योंकि जर्मन में बहुत ज़्यादा तानाशाही आ गई थी। जर्मन में नाजीज पार्टी थी और नाजी को हिटलर लेड करता था। तो हिटलर की वहाँ पे क्रुएलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वो ज्यूइश लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उनको कंसंट्रेशन कैंप भेज देते थे। तो ये सारी बातें हो रही है वर्ल्ड वार सेकेंड की। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि वर्ल्ड वार सेकेंड कब हुआ, कब स्टार्ट हुआ और कब उसका एंड हुआ। Family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany। अब ये बता रही है कि क्योंकि पूरी फैमिली मूव कर गई थी एम्स्टर्डम में, क्योंकि जर्मनी में नाजी पार्टी पावर में आ चुकी थी। बट वेयर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। लेकिन धीरे धीरे जो उनका शिकंजा था, उनका ट्रैप था, वो नाजी का नीदरलैंड तक पहुंच रहा था। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, और जो ज्यूइश पॉपुलेशन के प्रति उनकी जो क्रुएलिटी थी, जो तानाशाही थी, जो सर्च ऑपरेशन था, वो बढ़ती ही जा रही थी। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर्स ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। अब ये बताती है क्योंकि नाजी पार्टी का जो सर्च ऑपरेशन था वो बढ़ता ही जा रहा था, वो ज्यूइश लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। तो 2 साल तक लगभग, जब उन्हें कहाँ फैमिली को कहाँ छुपना पड़ा, 19 जुलाई 1942 में इन्होंने जो इनके फादर का ऑफिस था, जो फादर हैं ओटो फ्रेंच, उनके ऑफिस की बिल्डिंग के रूम्स में इनको छुपा रहना पड़ा। आफ्टर 2 ईयर्स, लगभग 2 साल तक ये वहाँ छुपे रहे। 2 साल के बाद इन हाइडिंग, छुपे हुए उनके 2 साल के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एंड डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर्स। अब वो बताती है कि उसके बाद जब वो 2 साल छुपे रहे, उसके बावजूद भी उन लोगों ने उनको फाइंड आउट कर लिया और बिट्रे, धोखे की वजह से, धोखे से उनको फाइंड आउट किया, उनको वहाँ से ले जाके ट्रांसपोर्टेड किया, यानी कंसंट्रेशन कैंप में। और कंसंट्रेशन कैंप वो होते थे जहाँ पर सारे ज्यूज को या जिनको हिटलर हेट करते थे उन लोगों को रखा जाता था, उनको पनिश किया जाता था, उनको बहुत बुरी तरीके से उनके साथ क्रूएलिटी की जाती थी। वहाँ पर एन मर जाती है टाइफस की वजह से, और कुछ टाइम बाद उसकी सिस्टर भी मार्गरेट फ्रैंक, उनकी भी डेथ हो जाती है। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप,
और जो ग्रुप का मतलब हो गया क्योंकि ये पूरी फैमिली और 4 इनके फ्रेंड्स हाइड कर रहे थे ना ऑफिस में, तो सिर्फ ये कह रही है सर्वाइवर। सर्वाइवर का मतलब होता है बचने वाला। ग्रुप में से बचने वाला सिर्फ उनका एक फादर ही बचा था, ओटो फ्रैंक, जो कि एन फ्रैंक के फादर हैं। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, और वो वापस एम्स्टर्डम आ गए आफ्टर द वॉर एंडेड, जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया उसके बाद उनके फादर एम्स्टर्डम वापस आ गए। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उसके बाद उन्होंने उसकी एन फ्रैंक की ये डायरी मिली जिसको उन्होंने बचा लिया था, ये बच गई थी। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अब देखो उनको कन्विंस हुआ जब उन्होंने इस डायरी को पढ़ा, तो उनको पता चला कि इसमें बहुत सारे यूनिक रिकॉर्ड्स हैं इस डायरी में, तो उन्होंने इस डायरी को पब्लिश कराने का जिम्मा लिया। उन्होंने एक्शंस उठाए कि किसी भी तरीके से मैं इसको पब्लिश कराऊंगा, और इंग्लिश टाइटल के अंडर की इसको नाम दिया गया, इसको टाइटल दिया गया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस नाम से ये डायरी पब्लिश हुई। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1st August 1944। अब वो कहती है कि ये जो डायरी है एन फ्रैंक को, वो उनके 13th बर्थडे पर दी गई थी, और इसमें इवेंट्स जो उसकी लाइफ का इवेंट्स हो गए, घटनाएं क्रॉनिकल वे में, क्रॉनिकल का मतलब है सिस्टमेटिक वे में वो चल रही हैं, ये घटनाएं उनकी लाइफ में स्टार्ट हुई। और वो डायरी लिखना शुरू करती हैं 12 जून से, और उसके बाद जो फाइनल एंट्री होती है, लास्ट एंट्री जो इसमें डायरी में लिखी जाती है, जो लास्ट इवेंट्स या इंसिडेंट, वो होता है 1st August 1944। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस, और फिर इसको वहाँ से देखो बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया। ट्रांसलेट का मतलब हो गया कि उसको काफ़ी सारी उसमें अनुवाद किया गया बहुत सारे लैंग्वेजेस में, यानी ओरिजिनली ये डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, और बाद में इसको बहुत सारी यानी इंग्लिश, जर्मन, जो भी फ्रेंच, बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब बन गई है। There have also been several films, television and theatrical productions, और इस डायरी के ऊपर बहुत सारे फिल्म्स, टेलीविजन्स यानी सीरियल वगैरह, टीवी सीरियल वगैरह, और थिएट्रिकल यानी बहुत सारे प्ले वगैरह, एक्ट वगैरह इस पर किए गए, एंड इवन एन ओपेरा, और एक ओपेरा भी किया गया बेस्ड ऑन द डायरी। डायरी पे बेस्ड, देखो इतनी सारी, इतनी इम्पोर्टेंट हो गई थी ये कि इसमें लिखे लिखे एक एक इवेंट्स, एक एक इंसिडेंट्स इतने ऑथेंटिक थे कि इस पे इतना कुछ बनाया गया। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, और इस डायरी में ऐसा लगता है किसी बच्चे के द्वारा, किसी छोटी यंग गर्ल के द्वारा लिखी हुई डायरी नहीं, बल्कि एक मैच्योर और जिसका बहुत शार्प माइंड है उसके द्वारा लिखी गई है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डायरी लाइफ अंडर डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशंस, और इस डायरी ने हर किसी को इतना जो सर्विलेंस थी वहाँ पे, जो एग्जामिनेशन था, जो परीक्षा वगैरह हुआ, परीक्षा, इस डायरी में नाजी के अंडर के लोगों की डेली लाइफ कैसी थी, किस तरीके से उन्होंने मुश्किलों का सामना करना पड़ा, किस तरीके से वो ह्यूमिलिएट को सह रहे थे, इतना ह्यूमिलिएशन उन्होंने बर्दाश्त किया, इतना टॉर्चरेंस जो भी उनको टॉर्चर किया गया, उनकी क्रूएलिटी, ये सब इसमें डिटेल्स में लिखा हुआ था। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of Holocaust victims। Holocaust victim हो गया जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, एक घटना होती है, उसमें जो विक्टम्स होते हैं, जो उससे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, उनमें से मोस्ट डिस्कस की जाने वाली एक रिनाउंड पर्सनैलिटी बन गई एन। अभी ये हम देखो आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, और एक्टिविटी में क्या है, डू यू कीप अ डायरी, क्या आप एक डायरी रखते हो। गिव बिलो अंडर अ, ए दिया हुआ है ए कॉलम, और यहाँ पे दिया हुआ है बी कॉलम। ए आर सम टर्म वी यूज टू डिस्क्राइब ए रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस।
ए में वो चीज़ें दी हुई है जो हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं वो रिकॉर्ड्स रखने के लिए उनको लिखते हैं एक रिटन फॉर्म में। कैन यू मैच दैम विद देयर डिस्क्रिप्शन अंडर बी। अब देखो यहाँ पे जर्नल है, डायरी है, लॉग है, मेमोरीज है और यहाँ पे ये सारा उनका डिस्क्रिप्शन है। ये एक तरह से नाम दे दिया है, जैसे ये है राधा, ये काजल, ये मोहिनी, कुछ ऐसे नाम दे दिए हैं और अब इनको मैच करना है कि इनकी क्या क्या क्वालिटी हैं। तो इस तरीके से ये आपको एक तरीके के नाम है और इनके अंदर की ये कौन सा किससे मैच करता है वो आपको बताना है। आप डिक्शनरी में देख सकते हो तब इसको कर सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहते हो कि ये मैं आप लोगों को कराऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जर्नल, डायरी, लॉग, अ बुक विद अ सेपरेट स्पेस ऑफ पेजेस, या ये इस तरीके से लिखा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, डायरी बोला जाता है या जर्नल होता है या लॉग होता है। सेकेंड एक्टिविटी जो है आपके लिए वो है हियर आर सम एंट्रीज फ्रॉम पर्सनल रिकॉर्ड, और यहाँ पर भी कुछ पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए कुछ पर्सनल रिकॉर्ड्स की एंट्री हैं। यूज़ द डेफिनेशन अबव टू डिसाइड विच ऑफ द एंट्रीज माइट बी फ्रॉम अ डायरी। अब वहाँ ऊपर जो रिकॉर्ड्स दिए हुए थे यानी जर्नल, लॉग, डायरी, आप उनको यूज़ करते हुए यहाँ पर ये फिल कर। अभी देखो जैसे इसमें दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10:30 AM, वेंट टू द ऑफिस, यानी अपना एक तरह से पर्सनल रिकॉर्ड है, इस टाइम मैंने ये किया, इस टाइम ये किया। तो ये एक तरीके की आपको एक्टिविटी करनी है। आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब एन बोल रही है कि डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरे जैसे के लिए। वो ऐसा क्यों बोल रही है, आगे आंसर कह रही है मेरे जैसे के लिए। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13 years old school girl। अब वो कह रही है केवल इसीलिए मुश्किल नहीं था, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस नहीं था मेरे जैसे के लिए डायरी लिखना, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी लिखा नहीं था। बल्कि क्या स्ट्रेंज था कि बाद में मेरे जैसी लड़की को, यानी इतनी छोटी उम्र की लड़की को पढ़ना, जो कि 13 ईयर्स ओल्ड है, स्कूल गर्ल है, उसको पढ़ना किसको इंटरेस्ट लगेगा। म्यूजिक का मतलब कोई अच्छा सा कैसे लगेगा, इंटरेस्ट कैसे लेगा उसको पढ़ने में। ओ वेल इट डजेंट मैटर, वो क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि कोई पढ़े या ना पढ़े। आई फील लाइक राइटिंग, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ कि मुझे लिखना चाहिए, तो इसीलिए वो डायरी लिखती। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ऑफ माई चेस्ट का मतलब थ्रो आउट कर देना, जो भी तुम्हारे दिल के अंदर है, अगर तुम चाहते हो वो सारा सब कुछ अगर किसी पेजेस पे लिख देना, अपने फ्रेंड्स को बोल देना। तो वो कह रही है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कोई इसको लाइक करे या ना करे, लेकिन मुझे तो लिखना है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेटर नीड है कि मैं अपना दिल खोल के रख दूँ, किसी तरीके से मुझे चाहिए। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। और फिर एन कहती है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से, क्योंकि देखो लोगों को आप इतना ज़्यादा नहीं बता सकते। अगर बताओगे तो हो भी सकता है वो बोर हो जाए या वो सुनना पसंद ना हो करे, या फिर ऐसी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हो सकती है जो आप किसी से भी डिस्कस ना कर सको। तो इसीलिए वो कहती है कि पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, वो कोई रिएक्शन नहीं देगा, कोई रिएक्ट नहीं करेगा। I thought of this thing on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। अब वो कहती है कि उन दिनों में जब मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील करती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती थी, मायूस हो जाती थी, और घर पर अपने हाथों में अपनी चिन, अपनी ठोड़ी को लेके बैठी रहती थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस, बहुत ज़्यादा बोर होते हुए, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, ये सोचते हुए कि मुझे घर पे ही रहना चाहिए या फिर मुझे कहीं बाहर घुमाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। अब वो कहती है कि हाँ अब फाइनली मुझे पता चला और मैंने एकदम से मेरे अंदर से आंसर आया कि हाँ पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस, स्टेप बैक टू नोटबुक grandly referred to as a diary।
अब वो कहती है और मैंने ये भी प्लान नहीं किया है कि भाई बाद में कोई इसको पढ़े, या इस तरीके की मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। इस स्टेप बैक्ड नोटबुक, स्टेप बैक्ड का मतलब जिसका बैक जो होता है वो काफ़ी स्टेप होता है, यानी जो फ्रंट पेज जो होता है बहुत हार्ड होता है, वो गत्ते का बना हुआ था है, तो उसी तरीके की ये बोल रही हैं कि मैंने इसको एक डायरी के रूप में इसको रेफ़र नहीं किया है, अनलेस आई शुड इवन फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मैंने एक रियल फ्रेंड नहीं मिला था, यानी मेरे पास ऐसा कोई रियल फ्रेंड नहीं था जिसके सामने मैं सारा सब कुछ अपना सच, अपना दिल खोल के रख दूं, तो इसलिए मुझे डायरी लिखने की ज़रूरत महसूस हुई। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। अब देखो एन ये बोल रही है कि कोई भी, ये मुझे एक्सप्लेन करने दो, कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस वर्ल्ड में बिल्कुल अकेली है, कम्प्लीटली अलोन है। अलोन मीन्स अकेले। एंड आई एम नॉट, और मैं वो नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, यानी देखो वो बिल्कुल अकेली नहीं है, वो बता रही है, लेकिन वो अकेले भी फील करती है क्योंकि उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ट्रू फ्रेंड नहीं है जिसको वो अपना सब कुछ एक्सप्लेन कर सके। तो इसलिए वो कह रही है कि 13 years old गर्ल कम्प्लीटली अलोन हो, ये कोई विश्वास भी नहीं करेगा, और मैं बिल्कुल अकेली तो नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 years old सिस्टर, एंड देर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स। अब वो कहती है कि मेरे पास मेरे लविंग पेरेंट्स भी हैं, मेरी 16 years old एक सिस्टर भी है, और कम से कम 30 लोग जिनको मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ। वो 30 लोग कौन है? वो उनके क्लासमेट हैं। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम। अब मेरी एक बहुत अच्छी सी फैमिली है, लविंग आंट्स हैं और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। वो कहती है ऑन द सरफेस, यानी ऊपरी तौर पे तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, एक सच्चा दोस्त नहीं है जिससे मैं अपना सब कुछ शेयर कर सकूं। ऑल आई थिंक about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everything. अब वो बताती है कि आई कांट ब्रिंग, कि मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती थी, हैविंग ए गुड टाइम। उन फ्रेंड्स के साथ सब तरीके की मैं बातें कर सकती थी, लेकिन वो जो बातें होती थी वो ऑर्डिनरी एवरीडे की चीज़ें होती थी, कि जो भी क्लास में हुआ या घर पे हमने लंच ब्रेकफास्ट किया या कोई ऐसी डेली रूटीन वाली एवरीडे वाली चीज़ों की बातें होती थी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और उनमें से मुझे ये लग रहा था मैं हर किसी से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा क्लोजर नहीं हूँ, और इस तरीके से मतलब मुझे अपनी जो बहुत डीप चीज़ें होती थी, जो मैं क्या सोच रही हूँ या मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, वो सारी मैं उनके साथ डिस्कस नहीं कर सकती थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। अब वो कहती हैं कि हो सकता है ये मेरी फॉल्ट हो, फॉल्ट मीन्स गलती, ये मेरी गलती हो सकती है कि मैं हर चीज़ उनसे शेयर नहीं कर पाती थी। वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे में, कन्फाइड का मतलब हो गया कि कंप्लीटली कॉन्फिडेंस होना, कि कंप्लीटली उस पर बता देना, उसको सारा सब कुछ विश्वास करना। तो ऐसा हो सकता है ये मेरी फॉल्ट हो कि मैं उनसे ये सब शेयर नहीं कर पाती थी। In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. और जब ऐसा लगे कि चेंज, जो चीज़ें हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली आप उनको चेंज नहीं कर सकते, दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और मतलब क्योंकि देखो मैं किसी से अपने आप को कन्फाइड नहीं कर पा रही, अपना जो चेस्ट है उसको आउट नहीं कर पा रही, अपने फ्रेंड से मैं सिर्फ डेली रूटीन्स की बात ही कर पाती हूँ, तो फिर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो टाइम हम चेंज नहीं कर सकते, अपना नेचर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर तो जो बन गया वही रहता है। तो इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं डायरी लिखना स्टार्ट करूँगी। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही कारण था कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया।
To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. अब वो कहती है कि मैं जैसे ही मैंने इसकी इमेज को थोड़ा सा लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड का, यानी जो डायरी लिखने का मेरी इमेजिनेशन में था कि मेरा कोई ऐसा फ्रेंड हो, उस तरीके से लॉन्ग अवेटेड का मतलब कुछ ऐसे फ्रेंड्स का वो वेट कर रही थी जो बहुत दिनों से चाह रही थी। तो उसकी इमेज को इन्हांस करने के लिए उसने अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना में जैसा किया था कि मैं वैसा नहीं करना चाहती कि जैसे लोग इसमें फैक्ट्स लिखते हैं कि एकदम से कि स्टार्टिंग ये चीज़ हुई फिर ये हुई, कि इस तरीके से फैक्चुअल चीज़ें मैं नहीं लिखूंगी, मैं उस तरीके से नहीं लिखूंगी जैसे हर कोई लिखता है। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, कि मैं डायरी को एक डायरी की तरह नहीं ट्रीट करना चाहती थी जैसे हर कोई लोग करता है, हर दूसरा इंसान ऐसे ही करता है। मैं अपनी डायरी को एक अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहती थी ताकि मैं उससे बिना हेजिटेशन के, बिना रुके अपनी हर चीज़, हर बात शेयर कर सकूं। इसीलिए मैंने उसको एक फैक्चुअल चीज़ वाली, एक फैक्चुअल जो चीज़ होती है वही बनाकर नहीं रखा, बल्कि अपना एक ट्रू फ्रेंड समझा। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैंने अपने इस फ्रेंड का नाम भी दिया। इस फ्रेंड को मैं किटी बोलती थी। अब देखो उसने डायरी बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी। जैसे हम अपने फ्रेंड्स से बातें शेयर करते हैं तो वो डायरी को ऐसे ही इमेजिन करती है कि डायरी जो है वो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है और वो बिना हेजिटेशन के, बिना रुके घंटों उसमें लिख सकती थी, उससे बातें कर सकती थी। ये अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक? एन फ्रैंक के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था डायरी लिखना? वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी, और वो एक डायरी को रखना क्यों चाहती थी? वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन इन पीपल? अब वो क्यों सोचती है कि उसे डायरी में ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए, ज़्यादा कन्फाइड वो डायरी पे है ना कि अपने किसी और फ्रेंड्स पे। अब स्टार्ट करते हैं आगे। सिंस नो वन वुड understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in। अब वो कहती है कि अगर मैं बिना किसी सिस्टमेटिक वे से अगर मैं अपनी चीज़ों को लिखती चलूँ, अगर मैं बातें इससे किटी से शेयर करती चलूँ, किटी उनकी डायरी है, तो इस तरीके से स्टोरी अगर मैं लिखूंगी तो लोग इनको राइट वे में नहीं ले पाएंगे, यानी उसको अगर मैं बहुत ही डीप इसमें हो गई तो वो ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, यानी वो कहती है कि मान लो आज की तारीख से मैं डायरी लिखना शुरू करूँ तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ का थोड़ा सा जो मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरे जीवन में कौन है, क्या है और किस तरीके से डायरी लिखना शुरू किया, तो मैं आपको थोड़ा सा, ब्रीफ का मतलब हो गया थोड़ा सा, वो झलक आपको दे देती हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जबकि मैं ये चीज़ें करना पसंद नहीं करती। लेकिन कोई भी अननोन पर्सन अगर इस डायरी को पढ़ेगा तो उसे नहीं पता चलेगा मैंने कब और कैसे लिखना शुरू किया, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अपना दे देती हूँ। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. मेरे फादर जो कि इस संसार में सबसे ज़्यादा एडोरेबल यानी प्रशंसीय व्यक्ति हैं, जिनको जब तक आज तक मैंने जिनको देखा है, उन्होंने मेरी मदर से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 के नहीं हो गए और मेरी मदर 25 की, यानी उनके पेरेंट्स की जब शादी हुई तो उनके जो फादर थे वो 36 ईयर्स ओल्ड थे और मदर जो थी वो 25 ईयर्स ओल्ड थी जब उनकी मैरिज हुई। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी सिस्टर, ये कौन बोल रही है? एन फ्रैंक, कि मार्गोट जो मेरी सिस्टर है, एल्डर सिस्टर है, उनका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ 1926 को। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक शहर है। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं जून 29 को पैदा हुई। तो देखो, आप देख सकते हो कि ये अपनी सिस्टर से 3 साल छोटी है। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब तक कि मैं 4 साल की हुई तब तक हम फ्रैंकफर्ट में रहे। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे फादर हॉलैंड में
शिफ्ट हो गए। माई इमिग्रेट का मतलब वहाँ पर चले जाना, वहाँ माइग्रेट हो जाना, वहाँ पे शिफ्ट कर जाना। 1933 में मेरे फादर हॉलैंड में चले गए। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और मेरी मदर भी उनके साथ, जिनका नाम था एडिथ होलैंडर फ्रैंक, वो भी उनके साथ हॉलैंड में सितंबर में शिफ्ट हो गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आर्चन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। मैं और मेरी जो सिस्टर है मार्गोट, उनको आर्चन में रहना पड़ा, जहाँ पर हमारी ग्रैंड मदर रहती थी उनके साथ। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। और मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड गई, जहाँ पर उनके पेरेंट्स थे। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। अब देखो वहाँ पे बोल रही है कि मेरी मदर जो गई है वो सितंबर में, सिस्टर जो थी उनकी वो गई है दिसंबर में, और खुद एन फ्रैंक फरवरी में, जहाँ पर वहाँ एक बर्थडे टेबल के रूप में एक प्रेजेंट, वहाँ पर एक बर्थडे के प्रेजेंट के रूप में टेबल पे केक ये रखा हुआ था मार्गोट के लिए, यानी मार्गोट का वहाँ पे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया गया। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हॉलैंड जो देश था आज उसका एक नया नाम है, आज उसका नाम चेंज हो गया है। तो प्रेजेंट नेम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हॉलैंड का। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। अब कहती है मैंने नर्सरी स्कूल में मोंटेसरी में स्टार्ट किया पढ़ना। आई स्टेड देयर एंटिल आई वाज 6। मैं वहाँ पर रही जब तक कि मैं 6 साल की हुई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद मैं फर्स्ट फॉर्म में आ गई। फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया पहली क्लास में, फर्स्ट ग्रेड में। इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेज कुपेरस। ये देखो वो अपना थोड़ा सा ब्रीफ जो स्केच दे रही है अपने बारे में, वो बता रही है। एंड फ्रैंक डायरी अपनी स्टार्ट करने से पहले तो ये चीज़ें वो डायरी में लिख रही है कि मैं एक ऐसी हूँ, मेरी लविंग फैमिली है, फर्स्ट क्लास मैंने कहाँ से की, कैसे कैसे हम हॉलैंड में शिफ्ट हुए जर्मनी से। और अब वो बताती है कि जब मैं सिक्स फॉर्म में, सिक्स ग्रेड में, सिक्स क्लास में पहुंची तो मेरी जो टीचर थी वो मिसिज कुपेरस, वो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। अब वो कहती क्योंकि 6 स्टैंडर्ड तक मैं वहाँ रही, और जब मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा तो हम दोनों के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि वो अपने टीचर मिसेज कुपेरस से बहुत अटैच थी। वो दोनों ही देखो, दोनों के आंखों में आंसू थे जब वो एक दूसरे से अलग हुए, क्योंकि ये फेयरवेल उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल थी। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with a little celebration. अब वो बताती है कि गर्मियों में 1941 में ग्रैंडमा बीमार हो गई और उनका एक ऑपरेशन हुआ। इसी वजह से मेरा बर्थडे जो था वो बहुत ही कम सेलिब्रेशन के साथ मनाया गया, क्योंकि वो उसी टाइम उनका बर्थडे भी था और उनकी ग्रैंडमा का एक ऑपरेशन भी हुआ था। ग्रैंडमा डाइड इन 1942। अब उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है, वो पास अभी होगी 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई ये नहीं जान सकता था, कोई ये नहीं बता सकता था मैं उनको कितना मिस करती हूँ, कितना उनके बारे में सोचती हूँ, और अब भी मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. अब वो कहते हैं कि जब मेरा 1942 को बर्थडे आया, उस साल जब ग्रैंड माँ की डेथ होने के बाद, तो हमने एक अलग से कैंडल और लगाई, ग्रैंड मास कैंडल, ग्रैंड माँ की तरफ से कि एक एक्स्ट्रा कैंडल और लगाई अपने बर्थडे पे ग्रैंड माँ की तरफ से, एक ट्रिब्यूट उनको देने के लिए। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों बहुत ही अच्छा से रह रहे थे। चारों को, एन फ्रैंक, उसकी सिस्टर और पेरेंट्स। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। अब देखो ये सारी चीज़ें वो पहले के बारे में बता रही है। वो डायरी लिखना शुरू करती हैं यहाँ से 20 जून 1942 से। अब वो बताती है कि अब हम
प्रेजेंट डेट जो है कि मैंने अपना ब्रीफ स्केच आप लोगों को दे दिया, अपनी फैमिली के बारे में बता दिया है। प्रेजेंट डेट जो है वो 20 जून 1942 है। और अब मैं पूरा का पूरा अपना फोकस अपनी डायरी पे करना चाहती हूँ, पूरा डेडिकेशन अपनी डायरी को देना चाहती हूँ। ये क्वेश्चंस है, व्हाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, क्यों प्रोवाइड किया, ताकि कोई भी अगर देखो डायरी पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगी किसकी ये डायरी है, क्या लिखना चाह रही है और क्यों डायरी लिखना शुरू किया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन किसी के भी मन में आएंगे जो भी रीडर होगा, इसलिए उसने ब्रीफ स्केच दिया अपनी लाइफ का। What tells you that Annie loved her grandmother? अपनी ग्रैंडमदर से वो लव करती है, बिल्कुल उसने खुद बोला है कि वो स्टिल अभी भी अपनी ग्रैंडमदर से लव करती है। उनके लिए अपने बर्थडे पे एक एक्स्ट्रा कैंडल भी लिट अप की उन्होंने, तो इसलिए ये चीज़ें हमें बताती हैं कि वो अपनी ग्रैंडमदर से बहुत प्यार करती हैं। यहाँ पे देखो वो डायरी लिखना शुरू करती हैं। सैटरडे 20 जून 1942, सैटरडे का दिन है और डेट है जून 20 1942। डियर किटी, किटी उसने अपनी डायरी का नाम लिखा है डियर किटी। आवर एंटायर क्लास इज क्वाकिंग इन इट्स बूट, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब थोड़ी सी टेंशन में है, बहुत सी बातें कर रही हैं। द रीजन, और मतलब क्वैकिंग थोड़ी सी टेंशन में, थोड़ा सा वो पजलिंग वाला माहौल है। और ऐसा क्यों है, हसल बसल है क्लास में, ऐसा क्यों है, रीजन ये है कि ऑफ कोर्स द forthcoming meeting in the week which the teachers decide who will move up to the next room and who will be kept back, क्योंकि जो फोर्थकमिंग मीटिंग थी टीचर्स की, ये जो आने वाली मीटिंग्स हो रही थी टीचर्स की, वो डिसाइड करेगी कि किन बच्चों को नेक्स्ट फॉर्म में भेजना, नेक्स्ट फॉर्म का मतलब नेक्स्ट ग्रेड में, नेक्स्ट क्लास में, और किन को पीछे रखना है, यानी उसी क्लास में उनको रखा जाए। वो ये सब डिसाइड हो रहा है कि क्योंकि टीचर्स ये डिसाइड करेंगे जिन बच्चों के अच्छे परसेंटेज आएगी या अच्छे एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनका रिजल्ट भी अच्छा होगा, मार्क्स उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रैब किए होंगे, तो वही बच्चे फॉरवर्ड होंगे, आगे उनको मूव किया जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, कम से कम आधी क्लास ने शर्त लगा ली थी। बैट्स का मतलब हो गया शर्त लगाना। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. GN जो है कि उसकी फ्रेंड का नाम है, तो GN और मैं, हम दोनों जो हमारे पीछे दो बॉयज़ बैठे हुए थे उनकी सिली बातों पर हंस रहे थे। CN एंड जैकस, और उन दोनों लड़कों का नाम था CN और जैकस। Who have stacked their entire holiday savings on their bed. उन्होंने लगभग अपनी पूरी जो सेविंग की थी पूरे हॉलीडे के टाइम पे, वो सारी सेविंग लगा दी थी, स्टैक कर दिया था अपनी बेड पे, कि वो एक दूसरे से बेट लगा रहे थे कि तुम पास होगे, तुम पास होगे, इस तरीके से अगर तुम पास हो गए तो मैं अपनी सारी मनी तुम्हें दूंगा, और तुम इस तरीके से, जैसे नॉर्मली बॉयज़ बेट लगाते हैं या गर्ल्स जैसे हम सब हम जो क्लासमेट्स होते हैं किसी भी बात में हम शर्त लगाना शुरू कर देते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। अब वो कह रही है कि देखो पूरे मॉर्निंग से लेके रात तक वो ये डिसाइड करते रहे कि तुम पास होने जा रहे हो, मैं नहीं, यस तुम, मैं नहीं, वो लोग यही बातें कर रहे थे उनके, सुबह से शाम हो गई और उनकी यही बातें चल रही थी। इवन जीज प्लीटिंग ग्लांसेज एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। अब वो कह रही है कि जी को, क्योंकि उसकी फ्रेंड है ना GN, तो वो कह रही है जी को उनकी ऐसी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने उनको प्लीडिंग ग्लांस से एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए उनको देखा, और फिर वो जब नहीं माने, वो चुप नहीं हुए, उन्होंने कहा था कि प्लीज़ आप ये सब बातें करना बंद कीजिए, लेकिन वो नहीं माने, तो एकदम से हमारा गुस्सा बर्स्ट हो गया, यानी मुझे भी, और इतना गुस्सा आया था कि मैं भी उनको शांत नहीं करा पाई। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. अब मैं एन कह रही है कि अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बता सकती हूँ कि मेरी क्लास में बहुत सारे डमीज़ है। डमीज़ का मतलब जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, जो फेल होना ये डिज़र्व करते हैं। तो कम से कम हमारी क्वार्टर जो थी,
क्वार्टर हो गए 1/4, कि ऐसी क्लास में कम से कम 1/4 को तो ऐसे थे कि जिनको क्लास में पीछे ही रखना चाहिए था, यानी कि उनको दूसरे फॉर्म में, दूसरे ग्रेड में, दूसरी क्लास में मूव नहीं करना चाहिए था। तो उनको तो क्लास में उसी पे रखना चाहिए। मान लो 6th क्लास का रिजल्ट आना है और दूसरे बच्चे मूव होके 7th में चले जाते हैं, तो कम से कम क्वार्टर बच्चे ऐसे थे जिनको 6th में ही रहना वो लोग डिजर्व करते थे, क्योंकि उनको कुछ नहीं आता था, वो डमीज थे। और लेकिन अब वो कहती हैं हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो टीचर्स ही डिसाइड करेंगे कि इनको मूव करना है और किनको बैक करना है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो इस अर्थ पे सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर का मतलब कि जिनके बारे में हम बता नहीं सकते वो क्या सोच रहे हैं और किस टाइम वो क्या फैसला लेंगे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। अब वो कहती है कि मैं अपने बारे में और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं थी। गर्लफ्रेंड्स का मतलब जो उसकी क्लास में उसकी जो गर्ल्स फ्रेंड्स हैं, वो जैसे जीएन वगैरह। वेल मेक इट, क्योंकि हमने बहुत अच्छा किया था। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ्स। अब वो कह रही है कि जो एक ही सब्जेक्ट जिसमें मैं कंप्लीटली श्योर नहीं हूँ दैट इज मैथ्स। वो मैथमेटिक्स हो सकता है, क्योंकि इसी में मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं पास भी हो सकती हूँ और फेल भी। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम सभी सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। अनटिल देन, जब तक कि वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। और जब तक कि वेट कर रहे हैं, जब तक कि रिजल्ट नहीं आता, तब तक हम एक दूसरे को यही कह सकते हैं कि हार्ट ब्रेक मत करो, अपना दिल छोटा मत करो, क्योंकि हमने अच्छा किया है। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। और मैं ये भी जानती थी कि मेरे टीचर्स के साथ, सबके साथ मेरा अच्छा बिहेवियर है, अच्छी टर्म एंड कंडीशन है। देर आर 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Kissing, the old fogey who teaches maths। अब वो कहती हैं कि मेरा सभी टीचर्स के साथ अच्छा बिहेवियर था। हमारे स्कूल में कम से कम वो 9 टीचर्स थे, जिनमें से 7 मेल मेंबर थे और जो 2 थी वो फीमेल थी, फीमेल टीचर। मिसेस किजिंग जो थे वो एक बहुत ही फोगी टीचर्स थे, जो कि हमें मैथ्स पढ़ाते थे। फोगी का मतलब हो गया ओल्ड फैशन्ड, जिसको मतलब पुरानी चीज़ों में, पुराने रहन सहन में, इनमें विश्वास हो, थोड़ा सा ओल्ड फैशन, जो ऑब्सोलीट हो चुका है, वो ऐसे टीचर्स थे, वो हमें मैथ्स पढ़ाते थे। वॉज एनाइड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच। अब वो कहती हैं वो मुझसे हमेशा नाराज़ रहते थे, इसीलिए वो बोल रही है कि शायद वो मैथ्स में श्योर नहीं है, क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी। तो यहाँ वो अपनी एक और ट्रेट बताती है, वो है टॉकेटिवनेस की। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। और उनकी काफ़ी सारी, मिस्टर किजिंग काफ़ी सारे वार्निंग मुझे दे चुके थे, लेकिन फिर भी मेरी जो आदत थी बातें करने की वो कम नहीं हुई, और इसी वजह से उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन करना शुरू कर दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और उन्होंने मुझे होमवर्क क्या दिया, एक ऐसे लिखना दिया। सब्जेक्ट था चैटर बॉक्स की। चैटर बॉक्स उसको बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा चिट चैट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, कि एक चैटर बॉक्स के बारे में आप कैसे लिख सकते हो। आई वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड। अब मैंने कहा कि इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी, मैंने बाद में इसके बारे में लिखने के लिए डिसाइड किया। आई जोटेड डाउन, जोटेड डाउन का मतलब हो गया नोट डाउन कर लेना, राइट डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। और मैंने कि किस पे सब्जेक्ट पे मुझे असाइनमेंट मिला है, क्या होमवर्क मिला है, तो मैंने ये चैटर बॉक्स जो टाइटल था अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लिया। टक्ड इट इन माई बैग, और मैंने इसको अपने बैग में टक किया, वहाँ पे रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश की, क्योंकि अब मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क मिला हुआ था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ टाइम चुप रहने की सोचती हूँ। दैट इवनिंग आफ्टर आई had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eyes। caught my eyes का मतलब एक तरफ से, एक तरीके से ध्यान जाना, नज़र पड़ना। उस इवनिंग जब मैंने अपना लगभग सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, तो जो मैंने नोट डाउन किया था उस ऐसे पे मेरी नज़र पड़ी, और मुझे फिर से याद आया कि मुझे
इस पे लिखना है। आई began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen। chewing का मतलब हो गया चबाना, फाउंटेन पेन का मतलब हो गया जो हम ये ब्लू जो बॉल पेन होते हैं उनको, जो बॉल पेन होते हैं उनको रखते हैं, उनको फाउंटेन पेन बोलते हैं। तो वो फाउंटेन पेन की टिप जो है वो अपने मुंह में चबा रही है और सोच रही है कि मुझे जो सब्जेक्ट मिला है उस पर कहाँ से स्टार्टिंग करूँ, क्या लिखूँ। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। अब वो कहती है कि कोई भी रैम्बल सेंटेंस, रैम्बल का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, जैसे गैप दे के दूर दूर वर्ड्स लिख के मैं चाहती तो पेज बहुत भर सकती थी, यानी वर्ड्स के बीच में काफ़ी सारा गैप मैं दे सकती थी। लेकिन नहीं, मैं ऐसा कोई ऐसे लिखना चाहती थी, ऐसा कोई जो ये सब्जेक्ट जो मुझे मिला था चैटर बॉक्स में, ऐसा लिखना चाहती था ताकि मिस्टर किजिंग कन्विंस हो जाए, मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को से उनको कन्विंस कर पाऊँ और ये प्रूव कर सकूँ कि बात करना कितना ज़रूरी है, टॉकेटिवनेस की मैं नेसेसिटी को प्रूव कर सकूँ। तो इसलिए मुझे जो मेरा असाइनमेंट था वो बहुत ही कन्विंसिंग लिखना था। I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control। अब वो लिखना जैसे कह रही है कि मैं बहुत देर तक सोचती रही, उसके बाद मुझे अचानक से एक आइडिया आया और मैंने लिखा 3 पेज, कम से कम 3 पेज, ताकि जो मिस्टर किसिंग ने मुझे असाइन किया था चैटर बॉक्स पे सब्जेक्ट जो मुझे मिला था उस पे लिखना। तो और मैंने वो लिखना शुरू किया और मुझे लगा था कि ये जो 3 पेज मैंने लिखे हैं ये मिस्टर किसिंग को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर सकेंगे। मैंने आर्गूमेंट में लिखा, यानी मैंने अपना फेवर रखा, आर्ग्यू किया कि बातें करना, टॉकिंग एक स्टूडेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है, ये एक स्टूडेंट्स की ट्रेट है, उसकी क्वालिटी है, उसका गुण है। दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और मैं अब अपनी इस क्वालिटी को, इस ट्रेट को, जो टॉकेटिवनेस है, उस बातूनीपन को, उस चिट चैट को अपने कोशिश करूँगी कि ये मैं कंट्रोल में रख सकूँ ताकि दूसरे बच्चे डिस्टर्ब ना हों या फिर मिस्टर किजिंग को कोई प्रॉब्लम ना हो। बट दैट I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits। अब वो कह रही है कि मैंने काफ़ी कोशिश की है, अपनी इस हैबिट से जान छुड़ाने की कोशिश की ताकि मैं क्योर कर सकूं, अपने आप को इससे बचा सकूं, अपनी ये हैबिट छोड़ सकूं। लेकिन क्योंकि मेरी मदर को भी बहुत ज़्यादा बात करने की आदत है, वो भी बहुत ज़्यादा बोलती हैं, बहुत ज़्यादा बात करती हैं, तो इसीलिए मैं ये सब करती हूँ। तो देखो वो अपने जो असाइनमेंट है उसके फेवर में ये सारी की सारी बातें लिख रही हैं कि मुझे तो इनहेरिटेड हुई है ये ट्रेट। इनहेरिट का मतलब जैसे कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से एजेटेड ट्रेट्स इनहेरिट कर लेता है, वही के वही गुण बच्चों में आ जाते हैं। तो ये मतलब मुझे मेरी मदर से मिला है क्योंकि वो भी बहुत बातें करती हैं, तो शायद मैं इसीलिए अपनी इस हैबिट से क्योर नहीं हो पाई हूँ। मिस्टर किजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे। अब वो मिस्टर किजिंग को मेरे आर्ग्यूमेंट्स पे काफ़ी हंसी आई, जब तक कि बट व्हेन आई प्रोसीड, जब फिर से मैंने ये, मुझे लगा कि अब वो शायद मुझे छोड़ देंगे, लेकिन फिर से मैंने बातें करना शुरू कर दिया और एक अलग ही तरीके से। अब फिर मुझे एक नया लेसन मिल गया, एक नया असाइनमेंट उन्होंने मुझे दिया और मुझे एक सेकेंड ऐसे लिखने के लिए दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बुक्स, और इस बार जो ऐसे लिखने का उन्होंने मुझे सब्जेक्ट दिया, टॉपिक दिया, तो आप भी सपोज कर सकते हो कि वो क्या होगा, अनुमान लगा सकते हो। इस बार था इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल का मतलब हो गया जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, समथिंग इज कांट बी करेक्ट, जिसको करेक्ट नहीं कर सकते, जिसको ठीक किया ही नहीं जा सकता, एक ऐसा चैटर बॉक्स।
पहले किस पे लिखा था? चैटर बॉक्स पे। अब है इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन, और मैंने भी इसको हाथों हाथ लिया, यानी मैंने भी इस पे लिखना शुरू किया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेंट अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। अब इन 3 जो 2 लेसन मैंने लिखे, यानी चैटर बॉक्स और ये सब, इनसे मिस्टर किसिंग को मुझे लगा था कि शायद कोई कंप्लेंट नहीं होगी। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ। अब वो मुझे असाइनमेंट पे असाइनमेंट देते जा रहे थे और मैं भी उनको ऐसे लिख के लेके आ रही थी और अपने आर्गुमेंट्स लिख रही थी, अपना फेवर रख रही थी। तो मुझे लगा था मिस्टर किसिंग अब हार मान जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं झुके और मुझे लेसन पे लेसन देते रहे। तो उन्होंने 3rd लेसन मुझे दिया फाइनली। अब ऐसा हो गया था कि बहुत हुआ। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास। अब क्योंकि उसने बातें करना बंद नहीं किया, तो बातें करने की वजह से उसको जो पनिशमेंट मिली, तो अब उसको अलग से ऐसे लिखना था, और वो था टाइटल क्वाक क्वाक क्वाक। आपको पता है क्वाक 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 कौन करता है? डकलिंग्स करते हैं। जब डक्स अपने उनके बेबीज के साथ रहती है तो क्वाक क्वाक, यानी जो बहुत बातें हैं। सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। अब उन्होंने ये मुझे जो टॉपिक था ये असाइन हुआ कि क्वाक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, ये मेरा टॉपिक था, मुझे इस पे लिखना था। क्योंकि अभी तक मैं मिस्टर किसिंग को सेटिस्फाई नहीं कर पाई थी अपने जो आर्ग्यूमेंट्स मैं जो दे रही थी, जो मैं फेवर में जो अपने पॉइंट्स लिख रही थी, उनको हंसी आ रही थी मिस्टर किसिंग को, लेकिन वो पनिश करना अभी भी उन्होंने मुझे बंद नहीं किया और मैंने भी बातें करना नहीं छोड़ा। द क्लास रोल्ड। और जब उन्होंने क्वाक क्वाक वाला टॉपिक दिया तो पूरी क्लास हंसी, बहुत ज़्यादा शोर था क्लास में। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसी आ गई। दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं एग्जॉस्ट का मतलब थक चुकी हूँ, कि मेरी जो जेन्युइनिटी थी टॉपिक्स पे वो तो मैं लिख ही चुकी हूँ। अब इन जेन्युइनिटी ही आएगा जो मैं चैटर बॉक्स पे अगर दोबारा कुछ लिखूंगी तो, क्योंकि सारा सब कुछ तो मैंने लिख ही दिया। अब मेरे पास लिखने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। लेकिन अब टाइम आ गया था कि मुझे कुछ अलग करना, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसा जो बहुत ही ओरिजिनल हो, जो बिल्कुल नया हो, जो एकदम से सही लगे, रियल लगे। माई फ्रेंड सैन हु इज गुड एट पोएट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। अब मेरी एक फ्रेंड है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं रहा था और मैं चाहती थी मैं समथिंग ओरिजिनल करूँ, समथिंग इज डिफरेंट हो, क्योंकि मैं जेन्युइनली अपने पहले 2 एसेज में सब कुछ लिख चुकी थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी सैन, उसने खुद से, वो पोइट्री में बहुत अच्छी थी, उसने खुद से आगे बढ़कर मेरी हेल्प करने की कोशिश की। उसने ऑफ़र दिया कि वो अपने ऐसे को, कि यानी जो मुझे ऐसे लिखना है क्वाक क्वाक वाला, उसको बिगनिंग से, शुरू से एंड तक वर्स फॉर्म में। वर्स का मतलब होता है लयात्मक, जिसको हम पोएम बोलते हैं, पोइट्री फॉर्म में वो लिखे। एंड आई जंप फॉर जॉय। और उनकी हेल्प देखकर मैं खुशी से उछल पड़ी। मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरी फ्रेंड मेरी हेल्प करेगी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। मिस्टर किसिंग जो था वो कोशिश कर रहे थे, अपने जोक्स जो थे वो मेरे ऊपर, मेरे रिडिकुलस सब्जेक्ट्स पे, जो मुझे वो बार बार जो टॉपिक दे रहे थे उन पे ऐसे लिखवा रहे थे, तो उन रिडिकुलस सब्जेक्ट्स पे वो कमेंट कर रहे थे, वो जोक कर रहे थे मुझ पे। लेकिन मैं चाहती थी ये जोक किसी न किसी तरह मिस्टर किसिंग पर ही हों, मुझे उन पर लग रही थी, क्योंकि मैं तो बहुत जेन्युइनली अपनी चीज़ों को रख रही थी। I finished my poem and it was beautiful. I was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. अब वो कहती है मैंने अपना जो टॉपिक था मेरा क्वाक क्वाक वाला, वो कंप्लीट किया एक पोएम के फॉर्म में, और ये बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। और ये जो स्टोरी थी, जो पोएम थी, वो एक मदर डक और फादर स्वान के बारे में थी, जिनके 3 बेबी थे डकलिंग्स। उनको उसके फादर ने बिटन करके, बिटन का मतलब काट कर उनको मार डाला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे, क्वाक्ड टू मच, बहुत ज़्यादा क्वाक क्वाक करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे।
और इस बार सौभाग्य से लकीली मिस्टर किजिंग ने जो जोक था उसको सही तरीके से लिया, राइट वे लिया। ही read the poem He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. अब देखो उन्होंने क्योंकि राइट वे में लिया और मैंने पोएम बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी थी, वर्स फॉर्म में थी, तो और एक स्टोरी को बताते हुए लिखा था, तो उन्होंने राइट वे में लिया और पोएम को पूरी क्लास में पढ़ा। अपने उन्होंने कुछ कमेंट्स भी ऐड किए एंड सेवरल अदर क्लासेज एज वेल। हमारी क्लास में तो पढ़ा ही पढ़ा, दूसरी क्लासेज में भी वो पोएम रीड करके सुनाई। सिंस देन आई हैव been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework। और तब से उस दिन से लेकर आज तक मुझे कोई नया होमवर्क असाइन नहीं किया गया, कोई एक्स्ट्रा ऐसे लिखने के लिए नहीं दिया गया और मुझे क्लास में बात करना भी अलाउड हो गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर किजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज। और इसके अलावा मिस्टर किजिंग को मैंने जोक करने की एक नई आदत दे दी, जो कि वो बहुत फोगी टीचर्स थे, बड़े ही ओल्ड फैशन थे, तो अब उनको जोक्स पास कर रहे थे, वो उनमें एक नई हैबिट डेवलप होगी। योर्स एंड ये चैप्टर तो एक एक्सट्रैक्ट था फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्टेशन। अब देखो ये डायरी ऑफ ए यंग गर्ल से ये चैप्टर लिया गया था, क्योंकि ये जब चैप्टर लिखा जा रहा था उस समय वर्ल्ड वार हो रहा था और नाजी में जो नाजी को लेड कर रहा था, नाजी एक पार्टी थी, नाजीवाद बहुत ज़्यादा था जर्मनी में, हिटलर उसको लेड कर रहा था और हिटलर एक बहुत ही क्रूअल शासक था। आप लोग मुझे बताएंगे आज के टाइम में जर्मनी की जो चांसलर है और बहुत पावरफुल लेडी है वो, उनका नाम क्या है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आई होप ये सब क्वेश्चंस अब आप कर सकोगे, क्योंकि चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आप अगर अपनी डायरी लिखते हो तो बहुत राइटफुल वे में लिखिए, अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।